गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मुद्रा मूल्य के आय सिद्धांत या बचत निवेश सिद्धांत पर विचार करेंगे। पिछले अध्यायों में हमने फिशर और कैम्ब्रिज समीकरण का अध्ययन किया था। मुद्रा के मूल्य संबंधी सिद्धांतों में सबसे स्पष्ट सिद्धांत आय या बचत निवेश का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार मुद्रा का मूल्य मौद्रिक आय, व्यय, बचत, निवेश आदि की पारस्परिक शक्तियों पर निर्भर करता है। इस सिद्धांत के प्रतिपादन में प्रोफेसर थॉमस टुक, हेयर, प्रोफेसर हैबरलर, प्रोफेसर विक्सेल, फ्रांसीसी अर्थशास्त्री अफ्तालियन आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। फिर भी कीन्स को इस सिद्धांत के वैज्ञानिक विश्लेषण का श्रेय जाता है। उन्होंने प्रारंभ में कैम्ब्रिज समीकरण में संशोधन किए। उन संशोधनों से वे स्वयं संतुष्ट नहीं थे, इसलिए पुनः संशोधित समीकरणों में पुनः संशोधन कर उन्होंने मुद्रा के आय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में उन्होंने सिद्धांत की व्याख्या करते हुए लिखा है कि मुद्रा का मूल्य उसके परिमाण पर निर्भर न होकर जनता की आय पर, उसके बचाने की शक्ति तथा बचत एवं निवेश के संबंध पर निर्भर करता है। मुद्रा की पूर्ति का परिवर्तन ब्याज की दर, निवेश, आय, रोजगार को प्रभावित करता है और उससे अनंतः लागतें, कीमत स्तर एवं मौद्रिक मजदूरी की दर निर्धारित होते हैं। इस प्रकार उन्होंने इस व्याख्या को अपने नए विचार को एक समीकरण के माध्यम से प्रस्तुत किया। y=c+s अर्थात समाज की आय उसकी कुल उपभोग व कुल बचत के बराबर होती है। y=c+i या समाज की कुल आय कुल उपभोग एवं निवेश के बराबर होती है। c+s=c+i then i=s। उन्होंने ये मान्यता मानी कि जब कुल बचतें और कुल निवेश बराबर होते हैं तो देश में अर्थव्यवस्था में संतुलन अवस्था होती है, किंतु जब ये दोनों में अंतर आ जाता है तो असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पर i=s का मीनिंग ये नहीं लगाना चाहिए कि बचत का अर्थ निवेश है या निवेश का अर्थ बचत है। ये हमेशा बराबर होती हैं। यहाँ दोनों में समानता का तात्पर्य है। कीन्स ये बताना चाहता है कि वास्तव में बचत और निवेश में बराबर होने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि बचत और निवेश की जो क्रियाएं हैं वो अलग अलग वर्गों के द्वारा भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए की जाती है। बचतों की मात्रा जो है वो बचतकर्ता की आय, ब्याज की दर, परिवार के सदस्यों की संख्या, दूरदर्शिता, पारिवारिक स्नेह आदि पर निर्भर करती है, जबकि निवेश की जो मात्रा है वो उत्पादकों की लाभ की आशा, ब्याज की दर, व्यापारिक प्रत्याशाओं और उत्पादन के साधनों का पुरस्कार आदि पर निर्भर करती है। इस प्रकार बचत और निवेश दो अलग अलग क्रियाएं हैं और दो अलग अलग वर्गों के द्वारा संपादित की जाती है। ऐसी स्थिति में वे एक दूसरे पर और इनको जो प्रभावित करने वाले तत्व हैं वो भी भिन्न भिन्न हैं। ऐसी स्थिति में बचत एवं निवेश की मात्रा में मौद्रिक आय में परिवर्तनों के द्वारा ही बराबर होने की प्रवृत्ति होती है। देखते हैं कि सिद्धांत के कुछ मूल तत्व हैं कि जो मुद्रा की प्रचलित मात्रा है वो आय पर निर्भर करती है। समाज में आय में वृद्धि से उपभोग और बचत में वृद्धि होती है। उपभोग में वृद्धि से वस्तुओं की मांग में वृद्धि, उससे मूल्य ऊंची कीमतों से अधिक लाभ और अधिक लाभ की आशा से निवेशों में वृद्धि। अब निवेशों में वृद्धि होने के कारण रोजगार में वृद्धि होगी और रोजगार में वृद्धि से आय उत्पादन में वृद्धि होती है।
अर्थात उपभोग में वृद्धि से आय उत्पादन रोजगार में वृद्धि हुई। फिर है कि पूर्ण रोजगार से पूर्व मौद्रिक आय में वृद्धि हो से अधिक उत्पादन होगा और वस्तुओं के मूल्य नहीं बढ़ेंगे। लेकिन यदि पूर्ण रोजगार की स्थिति के बाद भी यदि मौद्रिक आय में वृद्धि होती है तो वो मूल्यों को प्रभावित करती है। इसलिए सामान्यतः आर्थिक संतुलन हेतु बचत निवेश में समानता रहनी चाहिए, तब तो मूल्यों में स्थिरता होगी। लेकिन जब इनमें अंतर आ जाता है तो मूल्यों में परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए अगर मूल्यों में कमी हो तो सरकार को लोगों की मौद्रिक आय में निवेशों के माध्यम से वृद्धि करनी चाहिए। और यदि मौद्रिक आय में वृद्धि के लिए सरकार को स्वयं भी निवेश करना चाहिए। लेकिन यदि मूल्यों में वृद्धि होने पर बचत में वृद्धि हो और निवेश में कमी हो, तभी मूल्य स्तर में स्थायित्व या स्थिरता संभव होगी। इस प्रकार इस अध्ययन से स्पष्ट होता है कि कीमत स्तर में होने वाला जो परिवर्तन है वो आय में होने वाले परिवर्तनों के कारण होता है और आय जो है उसका स्तर बचत और निवेश की मात्राओं पर निर्भर करता है। अब हम देखें कि ये जो आय व्यय का के इस दृष्टिकोण में जो मुद्रा की पूर्ति और मूल्य स्तर में जो परिवर्तन की प्रक्रिया है वो किस प्रकार होती है। क्योंकि कीन्स का जो विचार था वो ये था कि कीमत स्तर में परिवर्तन की कीमत स्तर मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन से मूल्य स्तर में जो परिवर्तन होता है उसका प्रभाव न तो प्रत्यक्ष है और न ही आनुपातिक। तो वह अध्ययन किस प्रकार है हम देखते हैं कि मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन किया जाए तो ब्याज दरों में परिवर्तन होगा और ब्याज दर में परिवर्तन से निवेश की मात्रा बढ़ेगी में परिवर्तन होगा। निवेश की मात्रा में परिवर्तन से आय रोजगार उत्पादन बढ़ता है क्योंकि वो निवेश गुणक से प्रभावित होता है। परिणाम रोजगार आय उत्पादन में परिवर्तन से उपभोग मांग उत्पादन लागतों में परिवर्तन होता है और ये परिवर्तन जो है अनंततः कीमत स्तर में परिवर्तन लाते हैं। अर्थात ये जो परिवर्तन है मुद्रा की पूर्ति और मूल्य स्तर में, ये जो संबंध है वो आनुपातिक और प्रत्यक्ष नहीं वरन अप्रत्यक्ष एवं अनिश्चित संबंध है। इस यहाँ पर कीन्स की मान्यता है कि मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन का प्रभाव रोजगार की दिशा में होता है और अर्थव्यवस्था जो जो पूर्ण रोजगार स्तर के निकट पहुँचती है, कीमतों में जो वृद्धि की दर है वो मुद्रा पूर्ति की तुलना में तेजी से बढ़ती है और उसके बाद कीमत स्तर में तेजी से जो वृद्धि है वो मुद्रास्फीति को जन्म देती है। इसको हम एक और तरह से देख सकते हैं अर्थात कमी वृद्धि के माध्यम से भी कि यदि हम मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि कर दें तो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होने से यदि हमारी मुद्रा की मांग यथावत रहती है तो जो ब्याज की दर है वो घट जाएगी क्योंकि ब्याज की दर और निवेश में विपरीत संबंध होता है। इसलिए ब्याज की दर में कमी से निवेशों की मात्रा बढ़ेगी और निवेश के बढ़ने से समग्र मांग वक्र या जो हमारा समग्र व्यय वक्र है वो ऊपर की ओर खिसक जाता है, जिससे वास्तविक राष्ट्रीय आय में गुणक तुल्य बराबर वृद्धि होती है। इससे हमारा जो कीमत स्तर है वो पूर्ववत कीमत स्तर पर जो हमारा समग्र मांग वक्र है वो दाईं ओर खिसक जाता है और अनंततः अंत में समग्र मांग वक्र और अल्पकालीन समग्र पूर्ति वक्र से राष्ट्रीय आय और कीमत का निर्धारण होता है, जिसको हम इन रेखा चित्रों के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। हम पहला जो हमारा रेखा चित्र है उसमें हम देखते हैं कि जो LP है वो मुद्रा मांग वक्र को व्यक्त कर रहा है और OM1 OM2 हमारी मुद्रा की पूर्ति के सूचक है। मुद्रा की मांग यदि स्थिर रहती है अर्थात LP कर्व स्थिर रहता है तो मुद्रा की पूर्ति OM1 से बढ़कर OM2 यदि कर दी जाए तो ब्याज की दर OR2 से गिरकर OR1 रह जाती है
और ब्याज की दर के गिरने से पूंजी की सीमांत क्षमता अर्थात MEI स्थिर रहने पर जो निवेश की मात्रा है वो OI1 से बढ़कर OI2 हो जाती है। अब इस रेखा चित्र 3 में हम देखें कि निवेश की मात्रा डेल्टा I जो है वो उसमें वृद्धि के कारण हमारा जो समग्र मांग वक्र है वो AE1 से खिसक कर AE2 हो जाता है। परिणाम स्वरूप वास्तविक राष्ट्रीय आय में गुणक के बराबर वृद्धि होने से राष्ट्रीय आय OY1 से बढ़कर OY2 हो जाती है। फिर जो हमारा जो चौथा रेखा चित्र इसको देखने से हमें स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय आय के बढ़ने के कारण जो समग्र मांग वक्र है AD1 वो ऊपर दाईं ओर खिसक कर AD2 हो जाता है और यहाँ पर समग्र मांग वक्र AD2 एवं समग्र पूर्ति वक्र ASF के एक दूसरे को E2 बिंदु पर काटने पर जो हमारा कीमत स्तर है वो OP1 से बढ़कर OP2 हो जाता है। इस प्रकार इन जो चित्र हैं इनसे स्पष्ट होता है कि मुद्रा की पूर्ति में कमी वृद्धि का प्रभाव कीमत स्तर पर प्रत्यक्ष रूप से न पड़कर एक घुमावदार तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। अब हम देखें कि इस सिद्धांत में इन कुछ विशेषताओं के कारण कि जो मुद्रा की मांग है जो उन्होंने एक वैज्ञानिक और समग्र विश्लेषण प्रस्तुत किया उसमें मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन ही मूल्य स्तर में परिवर्तन लाने के लिए पर्याप्त नहीं वरन और भी अन्य जो फैक्टर्स हैं वो उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम देखते हैं कि मुद्रा की मांग व्यापारिक सौदों के लिए नहीं वरन सतर्कता एवं सट्टा उद्देश्य से प्रेरित तरलता पसंदगी के कारण भी होती है। मुद्रा की पूर्ति पर सरकार एवं मौद्रिक अधिकारी का नियंत्रण भी महत्वपूर्ण घटक है। मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन तत्काल कीमत स्तर को प्रभावित नहीं करता बल्कि ये जो परिवर्तन की प्रक्रिया है वो अप्रत्यक्ष जटिल एवं लंबी है अर्थात इनके बीच जो संबंध है वो प्रत्यक्ष आनुपातिक नहीं वरन अप्रत्यक्ष और अनिश्चित होता है। और मुद्रा की पूर्ति का कीमत स्तर से अप्रत्यक्ष एवं अनिश्चित संबंध होने के कारण मुद्रा की पूर्ति में जो प्रत्येक वृद्धि है वो मूल्य स्तर में वृद्धि को जन्म दे यह आवश्यक नहीं है। और साथ ही ये जो सिद्धांत है दूसरे अन्य सिद्धांतों की अपेक्षा अधिक तार्किक एवं व्यापक है। तो जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं वो बचत निवेश सिद्धांत को मुद्रा परिमाण सिद्धांत की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ मानते हैं। उसके उन्होंने कुछ तर्क प्रस्तुत किए हैं। तो जो सबसे पहला है वो है मूल्य परिवर्तनों की अधिक संतोषजनक व्याख्या प्रस्तुत करता है जो इसलिए कि कीन्स ने बहुत ही व्यवस्थित ढंग से मुद्रा एवं मूल्य के संबंध को बताया कि मुद्रा की मात्रा का मूल्यों पर जो प्रभाव है वो प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष होता है। इसके साथ ही व्यापार चक्रों की ये संतोषजनक व्याख्या करता है क्योंकि जब समाज में व्यय में कमी होती तो आय घटती है, वस्तुओं की मांग घटती है, निवेश घटते हैं और बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है। पूर्ति स्थिर रहने से मूल्य गिरते हैं। इसके विपरीत यदि व्यय बढ़ता है तो आय बढ़ती है, निवेश रोजगार बढ़ते हैं, उससे लागत एवं मांग में वृद्धि से कीमतें बढ़ती हैं। इस प्रकार इन्होंने मुद्रास्फीति एवं मंदी दोनों दशाओं को स्पष्ट करने में ये समर्थ है अर्थात तेजी मंदी की अधिक संतोषजनक व्याख्या प्रस्तुत करता है। फिर कि यह जो सिद्धांत है मूल्यों में परिवर्तनों के कारणों की विधि और उसकी क्रम के साथ साथ उनके विभिन्न तत्वों के पारस्परिक संबंधों में सामंजस्य बिठाकर सिद्धांत को सरल बनाता है। साथ ही इसके समीकरण में I अर्थात Y, C, S, I ये जो सभी तत्व इनकी शुद्ध रूप से गणना भी की जा सकती है।
इसके साथ ही ये सिद्धांत ये भी बताता है कि मुद्रापूर्ति में जो वृद्धि है वो सदैव स्फीतिकारी नहीं होती है, क्योंकि यदि इस सिद्धांत में मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से यदि साधन बेकार हैं तो उत्पत्ति की मात्रा बढ़ेगी और संभवतया कीमतें नहीं बढ़ती है या कम मात्रा में बढ़ती हैं। नीति निर्धारण की दृष्टि से भी जो मौद्रिक सिद्धांत है उसकी तुलना में ये ज़्यादा उपयोगी माना गया है, क्योंकि कीन्स के अनुसार साधनों के बेकार रहने की दिशा में मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से उत्पत्ति बढ़ती है, जिससे मुद्रास्फीति की संभावना कम हो जाती है, और साधनों के पूर्ण उपयोग होने के बाद में मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से मुद्रास्फीति का भय उत्पन्न होता है। अतः नीति निर्धारण में ये सिद्धांत जो है वो ज़्यादा सार्थक या उपयोगी माना गया है। अब है कि ये जो सिद्धांत है ये मुद्रा के मूल्य के संबंध में अधिक व्यापक है, क्योंकि मुद्रा मूल्य पर विभिन्न तत्वों आय, बचत, निवेश, उपभोग, लागत आदि शक्तियों के प्रभावों को ये समन्वित करता है और उन सब का व्यापक अध्ययन भी प्रस्तुत करता है। इस प्रकार ये जो सिद्धांत है वह अन्य परंपरागत सिद्धांतों से काफ़ी बेहतर माना गया, लेकिन फिर भी इसमें कुछ कमियां पाई जाती है। जैसे हम देखें कि ये जो सिद्धांत है वो दीर्घकालीन परिवर्तनों की व्याख्या करने में असमर्थ है, केवल अल्पकालीन व्यवस्था के लिए यह सही है। इस सिद्धांत में पूर्ण रोजगार से पूर्व ही मूल्य वृद्धि की जो व्याख्या है उसको करने में असफल रहा है, क्योंकि अविकसित देशों में सामान्यतया पूर्ण रोजगार से पूर्व ही मूल्य वृद्धि होने लग जाती है। फिर प्रोफेसर लियोन्टिफ ने बताया कि बचत एवं निवेश प्रत्येक दिशा में समान नहीं होते और न ही उन्हें मापना सरल है कि वे बराबर हैं या नहीं। प्रोफेसर लर्नर ने भी इसकी आलोचना करी और बताया कि ये सिद्धांत जो है वो बचत व निवेश के बीच कार्यात्मक संबंधों की व्याख्या नहीं करता है। इस सिद्धांत में मौद्रिक नीति की बजाय राजकोषीय नीति पर ज़्यादा जोर दिया गया है, क्योंकि जब ये सिद्धांत वास्तव में मंदी की अर्थव्यवस्था में उन्होंने अपने विचार प्रकट किए थे और उसने मौद्रिक नीति के बजाय ज़्यादा जोर राजकोषीय नीति अर्थात सरकारी कर खर्च पर दिया था, इसलिए उसके लिए मौद्रिक नीति से ज़्यादा राजकोषीय नीति का महत्व सर्वोपरि माना गया था। इसलिए फिर है कि ब्याज की दर में कमी से निवेश में वृद्धि की कल्पना की है, लेकिन व्यवहार में निवेश पर भी अन्य तत्वों का प्रभाव पड़ता है। प्रोफेसर हैजलिट का ये मानना था कि इस सिद्धांत में परंपरागत सिद्धांत की भांति ही सामान्य कीमत स्तर पर विचार किया गया है। उसमें सापेक्ष कीमत स्तर एवं वैयक्तिक कीमतों पर विचार नहीं किया गया है। इसीलिए हैजलिट ये कहते हैं कि कीन्स ने कीमतों का कोई सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किया, उसने केवल घुमावदार या चक्राकार विधि से ही मुद्रा की पूर्ति का प्रभाव सामान्य कीमत स्तर पर बतलाया है, जो कि पर्याप्त नहीं है। इस सिद्धांत में अर्थव्यवस्था में विभिन्न वस्तुओं की मांग, विभिन्न वस्तुओं की उत्पत्ति की मात्रा, विभिन्न उद्योगों में रोजगार, विभिन्न वर्गों की आमदनी आदि का अपना अलग प्रभाव पड़ता है। उनका इस सिद्धांत में कीन्स ने कहीं चर्चा नहीं की। इस प्रकार इस सिद्धांत जो है वो कीन्स का मौद्रिक सिद्धांत एवं कीमत सिद्धांत जो है वो कई प्रकार की मान्यताओं पर आधारित होने के कारण आलोचना का शिकार रहा है, लेकिन फिर भी ये मुद्रा का आय सिद्धांत एक आधुनिक, विश्वसनीय, तर्कसंगत और व्यवहारिक एवं वैज्ञानिक है, जो न केवल मुद्रा के मूल्यों का विश्लेषण करने में उपयोगी है, बल्कि
रोजगार एवं मौद्रिक नीतियों के निर्धारण एवं क्रियान्वयन में उपयोगी है और अन्य मुद्रा के परिमाण सिद्धांतों से ज़्यादा उत्तम माना गया है। धन्यवाद।